हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। गुरुमंत्र चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे महामैराथन क्लास 10th क्लास, जिसमें हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। और इसमें अब जो नेक्स्ट रहेगा वो चैप्टर 3 एंड 4 के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चन की ज़्यादा रहेगी, इसलिए आपने इनको अच्छे से कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है बेटा, इस बार कम क्वेश्चंस लिया है मैंने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ हमारी जो पूरी केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम फिजिक्स स्टार्ट करें, क्योंकि अधिकतर बच्चों की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें बताना आपने कि मैलेबल क्या है और ड्यूक्टिलिटी क्या है, यानी अघातवर्तीता क्या है और तन्यता क्या है। मैलेबिलिटी क्या होती है? मेटल्स विच कैन बी टर्न टू शीट आर सेड टू बी मेलेबल। तो मेलेबल को बोलते हैं अघातवर्तीता। अघातवर्तीता क्या होती है? जिसको पीट कर हम क्या बनाते हैं बेटा? चादरें बनाते हैं। पीट कर जब धातु की हम क्या बनाते हैं? चादरें बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अघातवर्तीता कहते हैं। और ड्यूक्टिलिटी किसे कहते हैं? जब हम खींच कर पतली तारे बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। थिन वायर में उसको हम बदलते हैं, तो उसको हम तन्यता कहते हैं या ड्यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बन सकता है और आ भी सकता है। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज़ की है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसको आप पढ़ लीजिए कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबोया जाता है। तो मैं आपको वो सिंपली समझा देता हूँ, पढ़ने के लिए आपके पास ऑलरेडी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या है क्वेश्चंस, और कहीं बहुत बच्चों ने इसको याद भी कर लिया होगा। तो सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है? वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में सोडियम को इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपको बेटा पता है कि सोडियम जो है सबसे क्रियाशील धातु यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो यदि हम इसको कहाँ रखेंगे? यदि हम इसको खुले में रखेंगे या पानी के अंदर रखेंगे या कहीं हवा के संपर्क वाली चीज़ों पे रखेंगे, तो ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आके आग पकड़ सकता है। तो ये खतरनाक हो सकता है ऐसी जगह रखने पे। यदि हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में जो है वो एयर संपर्क नहीं कर पाता है, मॉइस्चर संपर्क नहीं कर पाता सोडियम के लिए, इसलिए वो सेफ रहता है उसमें। तो हम अक्सर किस में रखते हैं? इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, या फिर आजकल न्यू टेक्नोलॉजी तो हम इसको प्लास्टिक के बोतल में या कांच के बोतल में हम इसको रखते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और पेपर में आएगा ही आएगा। 2 मार्क्स में भी बन सकता है, ये 3 मार्क्स में बन सकता है। ठीक है, ये 2 और 3 में दोनों में बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, तो अभी भी आप पढ़ लीजिए। द एलिमेंट सोडियम इज रिएक्टिव। रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट विल वी रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन इफ़ लेफ्ट ओपन। अगर हम इसको ओपन रखें, एक्सप्लोरिंग एंड कैचिंग फायर, तो आग पकड़ सकता है। तो ये सोडियम क्रियाशील धातु है, इसको खुले में छोड़ने पर क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। सोडियम ऑक्सीजन नमी हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके, ठीक है, ना करे, इसके लिए हम उसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वेरी सिंपल। आपने यदि पहले से याद किया कि जैसे मैंने पहले किया, तो आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो। और जिन बच्चों को नहीं याद है, तो आप सुन के भी याद कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और उसकी आपने क्या बनानी है? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किस क्रियाशील धातु में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, अगर हम किसी क्रियाशील धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और उसी गैस को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं, तो उसके साथ की अभिक्रिया आपने लिखनी है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हो लोहे के साथ की अभिक्रिया बतानी है आपने। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। कोई भी रिएक्टिव मेटल के साथ यदि HCl को हम मिलाते हैं, या HCl में हम किसी भी रिएक्टिव मेटल को मिलाते हैं, तो उससे हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। रिएक्शन रेस की एग्जांपल भी इसका ये रहा। ठीक है,
तो बहुत ईजी है। अच्छा, अगर उसके बाद एग्जांपल ये भी है कि भाई आपने उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है उसका एग्जांपल देना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। वाई डू वी आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोवलेंट बॉन्डेड, एक होते हैं आयनिक बॉन्डेड। तो जो आयनिक बॉन्डेड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, आयंस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड में हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए जो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि उनकी जो बॉन्ड है वो जल्दी जल्दी नहीं टूटते, बिकॉज क्योंकि उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है आयंस के बीच वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वो टूट नहीं पाते, इसलिए उनके लिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है, यानी गलनांक जो होता है उच्च होता है। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है, जिसमें आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स चार्ज वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप एक दूसरे के प्रबलता से आकर्षित करते हैं और मोस्ट ऑफ जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है उनके बीच, और वो जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या करती है कि वो जल्दी जल्दी उस चीज़ का बॉन्ड नहीं टूटता, तो उनको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उनका जो गलनांक है यानी मेल्टिंग पॉइंट वो हाई हो जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल। अब यदि आपने पहले से याद किया हुआ है तो आप याद रख सकते हैं वही वाला, और जिन बच्चों को याद नहीं है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। वेरी सिंपल, मैंने ईजी वे में इसको लाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मेटल्स। अब ये आपके 2 नंबर में बन सकता है और एक एक मल्टीपल चॉइस में भी बन सकता है। बतानी ऐसी विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ऐसी धातु का नाम बतानी। तो ऐसी धातु कौन सी है, एक तो गोल्ड होगी आपके पास, और दूसरा प्लेटिनम होगी, और आपका तीसरा चांदी भी होगी, सिल्वर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है वो दो है, प्लेटिनम और सोना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक नंबर भी आ सकती है। व्हाट आर एलॉय, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है। तो एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड ए नॉन मेटल्स। मेटल मेटल का और या मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, जब दो मेटल को हम कंबाइन करते हैं या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल को जब हम कंबाइन करते हैं उससे जो नया चीज़ बनता है उसको ही हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अक्सर यहीं तक रहती है, 2 मार्क्स का था। एग्जाम्पल आप नीचे लिख सकते हैं, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा, आप 2-3 एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, मिश्र धातु वो होती है जो धातु धातु या धातु अधातु का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एक हमारे पास होते हैं जो एसिटिक ऑक्साइड होते हैं, जो एसिड होता है जिसमें, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरे होते हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। और तीसरे होते हैं हमारे पास ऑक्साइड, होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो दोनों तरह का बिहेव शो करते हैं, एसिडिक बिहेव भी करते हैं और बेसिक बिहेव भी करते हैं। तो जो दोनों बिहेव कर रहे हैं, यानी जो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा होगा और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, यानी अम्ल की तरह भी बिहेव कर रहा होगा और क्षार की तरह भी बिहेव कर रहा होगा, ऐसे हम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या, तो एक बात रिपीट कर लेता हूँ मैं, जो एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेव शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं। जो अम्ल और क्षार दोनों तरह का बिहेव को दर्शाता है उसे कहते हैं। पढ़ लेते हैं, ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर नॉन एज एम्फोटेरिक। यहाँ थोड़ी डेफिनेशन मैंने अलग वे में लिखी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड विच शोज बोथ द कैरेक्टर ऑफ एसिटिक और बेस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। जो दोनों ही की तरह क्या करता है, अम्ल और क्षार की तरह दोनों की तरह ही क्या करता है, अपना बिहेव शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास PbO है और Al2CO3 है, यानी लेड ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स, एनी टू मेटल्स विच विल नॉट।
और आपने क्या बताना है कि ऐसे कौन से है आपके पास मेटल्स, ठीक है, 2 मेटल्स व्हेन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, और 2 ऐसे बताने हैं जो नहीं करते हैं। तो अब बताना है कि ड्यू टू देयर एक्सट्रीम रिएक्टिविटी मैग्नीशियम एंड जिंक आर 2 मेटल्स that will replace hydrogen in a dilute acid. Gold and silver cannot displace hydrogen, ठीक है, क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर रिएक्टिव। देखो अब हमारे पास अगर हम 2 मेटल ले, मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक की हाई रिएक्टिविटी के कारण वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है, ठीक है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर को देखें तो उसके पास जो है हाई रिएक्टिविटी नहीं है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। हिंदी में पढ़ेंगे तो अपनी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण मैग्नीशियम और जस्ता जो है वो 2 धातु है जो तनु अम्लों में हाइड्रोजन की प्रतिस्थापन कर सकती है, ठीक है। यानी कोई भी आपके पास डाइल्यूट एसिड होगा उसमें से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी अलग कर सकता है, यानी प्रतिस्थापित कर सकता है। परंतु गोल्ड और जो हमारे पास सोना और चांदी है वो क्या है, देखेंगे सोना और चांदी में क्या होता है, सोना और चांदी उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, प्रतिक्रियाशीलता जो होती है वो ज़्यादा होती है, कम होती है, इसलिए वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसीलिए ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं जो हाइड्रोजन को, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग से बचाने के लिए कोई 2 तरीके बताने हैं, तो हमने 3 लिखे हैं यहाँ पे। पहला क्या तरीका है, इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग ए सरफेस ऑफ द आयरन विद रस्ट प्रूफ पेंट, यानी पेंट करके कर सकते हैं। दूसरा ग्रीस यूज कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई करके उसके ऊपर, किसके ऊपर, आपके लोहे की जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द रस्टिंग। और अगला क्या है कि अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक की परत चढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, आयरन को किससे बचा सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। तो ये 3 आपके पास है, ठीक है। पहले कि उसके ऊपर पेंट लगाकर, उसकी सतह ऊपर तेल और ग्रीस लगाकर, और जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। तो प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेकिंग ए ज्वेलरी, क्यों किया जाता है, बिकॉज आपको पता है कि जो प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर है वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये ना ही ये किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे जल वगैरह होगी, नम वायु होगी, हवा होगी, इनके साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती या करती है। और अन्य जो केमिकल है, ठीक है, उनके साथ भी क्या है, ज़्यादातर केमिकल के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इनको आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। अधिक तन्य होते हैं, मैलेबल होते हैं, यानी तन्य होते हैं, आघातवर्धित होते हैं, ठीक है, मैलेबल होते हैं, ठीक है, और ड्यूक्टिलिटी अच्छी होती है इसकी, जिसके कारण हम इसको यूज़ करते हैं किसमें, ज्वेलरी में। तो यही चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये मैलेबल होते हैं, ड्यूक्टाइल होते हैं, नेचर होते हैं, फ्री स्टेट होते हैं, हाईली कोरोजिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसमें कोरोजन नहीं लगता है, लचीले होते हैं प्रकृति में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हिंदी वाले भी देख सकते हैं आपकी प्लेटिनम सोना चांदी आभूषण बनाने में उपयोग में किए जाते हैं, क्योंकि ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है, ठीक है। इसलिए इन पर हवा पानी अधिकांश जो रसायन्स होते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इनको किसके लिए उपयोग करते हैं हम इसमें, ज्वेलरी के लिए, ठीक है। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के नीचे संग्रहित क्यों किया जाता है, तो ये भी आपने पढ़ लिया है ऊपर मैंने, जैसे सोडियम का बताया कि जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये नम हवा पानी के संपर्क में आने से तुरंत ही बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है, या अगर ये पानी के संपर्क में आ जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ सकता है, थोड़ी सी गर्मी में भी आग पकड़ सकता है, इसलिए हम इसको ऑयल में डुबो के रखता है। तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि लिथियम पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विद वाटर इजली एंड क्विकली टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा करता है। ए फायर रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन निकली है वो आग का कारण बन सकती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कमिंग इनटू द टच ऑफ वाटर, इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए किससे टच से, वाटर और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाने के लिए हम इसको कहाँ रखते हैं, हम इसको स्टोरेज करते हैं ऑयल के अंदर, ठीक है। यही चीज़ सेम चीज़ हिंदी में लिखी है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है पानी के साथ आसानी से शीघ्रता से अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा पैदा करते हैं।
अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे मैंने ऊपर भी कहा, जिसके परिणाम स्वरूप आग लग सकती है। तो पानी या वायुमंडलीय जो नमी है उससे बचाने के लिए हम इसको कहाँ रखते हैं, धातुओं को, अभी जो अधिक क्रियाशील धातु है उनको हम पानी में रखते हैं, सॉरी तेल में रखते हैं, ऑयल के तले पे रखते हैं। नेक्स्ट है गिव रीजन देना आपने, कि ये क्वेश्चन बहुत कम आया बेटा, तो पॉसिबिलिटी कि इस बार ये पेपर में आ जाए, ठीक है। और आज तक बहुत कम पूछा गया क्वेश्चन कि कॉपर यूज टू मेकिंग ए हॉट वाटर टैंक, ठीक है, नॉट स्टील, कि कॉपर को जो है यूज़ किया जाता है गर्म पानी को के जो हीटर वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, किसका, आपका कॉपर का, ना कि स्टील का। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉपर है बेटा वो पानी के साथ या फिर नमी के साथ जो है रिएक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से वो कोरोड नहीं हो पाते, यानी उसको संक्षारित नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, यही चीज़ इसका आंसर भी है, बिकॉज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम, ठीक है। कॉपर जो है वाटर और स्टीम के साथ क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि आयरन करता है। इसलिए आयरन या आयरन से बनी जो भी चीज़ें होगी, एलॉय जो हो गया आयरन के, तो आयरन के जो भी मिश्र धातुएं होगी वो भी क्या होगी, कोरोड हो जाएगी, यानी आयरन से बनी चीज़ें क्या हो जाएगी, कोरोड। तो आयरन से बनी क्या चीज़ है, स्टील। स्टील क्या है, आयरन से बना होता है, एलॉय ऑफ आयरन है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, यानी कोरोड हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर जो है वो नमी और पानी के साथ क्या नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं गर्म पानी के बर्तनों के लिए, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ से जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो आपके चौथे पार्ट के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। तो डॉट स्ट्रक्चर आपको आते होंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ देखिए ये दो स्ट्रक्चर है, इन दो में से कोई भी आप एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, 2 नंबर में आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए या ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो भी है आपको आता है। तो ये स्ट्रक्चर दो में से कोई भी आप कर लीजिए, आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है कोई भी पेपर में, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर का ये बहुत बार पूछे गए ऊपर दोनों वाले, S8 का, तो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, जो भी आपको आता है वो आप बना लीजिए। डॉट स्ट्रक्चर ज़्यादातर ये बनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लेना, ठीक है ना। इसमें क्या करना आपने W बना देना पहले, ठीक है, स्पेस छोड़ के। जैसे आपने क्या किया, ये फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, थोड़ा ऊपर, ठीक है। फिर और बनाना हमने यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। जहाँ जहाँ ये स्पेस है यहाँ S लिख दीजिए, सल्फर सल्फर सल्फर, यहाँ भी सल्फर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, और लास्ट में ऊपर भी सल्फर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये बनना पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। होप आपको ये तो सिंपल बहुत ज़्यादा है, बहुत सभी बच्चों का आ जाएगा अगर क्योंकि इसमें कुछ याद करने का नहीं है, बस आपने ये स्ट्रक्चर्स को बनाना है। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर आपने चूज़ करना है जो आपको ईजी लग रहा है, वो बना के आपने पेपर में आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटेन के कितने आणविक सूत्र हो सकते हैं, कितने समावयव के चित्र बना सकते हैं आप। तो 3 हम बना सकते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और आपका आइसोपेंटेन एन पेंटेन। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर ये, तो ये 3 स्ट्रक्चर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर है जो आपको बनाने हैं, दैट इज़ नियोपेंटेन, सिंपल पेंटेन को नियोपेंटेन बोलते हैं। आइसोपेंटेन में एक बीच में क्या आ जाएगा, आपके पास कार्बन आ जाएगा, उसके नीचे लगेगा हाइड्रोजन, और एक ये हो गया नियोपेंटेन। तो 3 पेंटेन स्ट्रक्चर है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, बहुत बार जो है पेपर में पूछा गया है, और इस बार भी आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो आप बना लीजिए स्ट्रक्चर, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लिस्ट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए कार्बन। 2 ऐसे फीचर्स बताने हैं, विशेषताएं बतानी है जिनके साथ रखने के लिए कार्बन यौगिक बनाते हैं, जिनके साथ रखने पर जो कार्बन की जो है वो चीज़ें उसके कारण जो है बहुत सारी यौगिक बना सकता है। तो पहली क्या है, कैटेनेशन है, तीसरी क्या है, दूसरी क्या है, ट्राइवेलेंसी। कार्बन क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है। कैटेनेशन का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा कार्बन चेन्स बना सकता है, ठीक है, कार्बन के साथ लंबी चेन बना सकता है। दूसरी क्या है, ट्राइवेलेंसी, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोशन में, और वो अपने आपस में क्या बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं किसी भी अदर एटम के साथ। तो ये 2 फीचर्स है जिसके कारण वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डॉट स्ट्रक्चर। आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ डॉट स्ट्रक्चर के आपने बताए, ये जो डॉट स्ट्रक्चर है, या आप स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं कि इसका ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर। तो ये ड्रॉ स्ट्रक्चर का नाम है इसका इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। 2 कार्बन है CC, और आपके अगल बगल क्या है, कार्बन। बनाना कैसे, आपने कार्बन लेने 2,
यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना है और यहाँ पे OH लगा देना लास्ट में, ठीक है। और यहाँ अगल बगल आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे, दैट इज इथेनोइक। इथ मतलब दो कार्बन, इथ मिथ, तो इथ जो है 2 कार्बन है, मिथेन हो गया और इथेन हो गया। ओइक है तो OH आप फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन आपके पास वेरी सिंपल, आपने पहले पेंटेन बनाना है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट आपने बना लिया। अगल बगल आपने सारे जगह क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देना, हर जगह हाइड्रोजन, बस लास्ट में आपने ब्रोमीन लगा देना, आपका ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा, ठीक है ना। ब्यूटोन्स, तो ब्यूटेन्स कैसे बनाना है आपने, ब्यूटोन्स ओन का मतलब क्या है कि ये आपके पास कीटोन का फंक्शन है, कीटोन है, ठीक है। तो आपने क्या करना, सी, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूटोन्स है तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट 4 लगेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। अगल बगल आपके पास यहाँ कार्बन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, बस आपने सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना, हाइड्रोजन नहीं लगेंगे। अगल बगल सारे में क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन लग जाएंगे, वेरी सिंपल। हेक्सानल, हेक्सानॉल में क्या है, बस यहाँ भी ऐसे कि हेक्सा है तो 6 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 ले लिए। अगल बगल यहाँ पर भी क्या लगा लो, हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और लास्ट में आपने ये लगा देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड और ऊपर O और लास्ट में लगा देना आपने H, तो आपका ये हेक्सानल बन जाएगा, वेरी सिंपल। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेरिमेंटली कि अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कुछ बहुत कम पूछा गया वैसे, पर चलो इस बार हो सकता है ये पेपर में आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। हम कैसे अलग करेंगे कि कौन सा अल्कोहल है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे हम उनमें अंतर करेंगे। तो एक मेथड होता है कि यदि हम सोडियम कार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ध्यान रखें किसके साथ, यदि हम सोडियम कार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे आपस में, तो हमें वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो आपका लाइम वाटर है उसको मिल्की कर देगा, लाइम वाटर जो उसको क्या कर देगा, मिल्की कर लेगा, दूधिया बना देगा, ठीक है। जबकि वेयर एज अल्कोहल डू नॉट गिव्स दिस रिएक्शन, अल्कोहल इस प्रकार की रिएक्शन नहीं देता है। और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। तो ये रही इसकी रिएक्शन नीचे, ठीक है ना। तो ये है कि सोडियम जो है, सोडियम कार्बोनेट का किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा और उत्पन्न करने के बाद वो चूने के पानी को दूधिया कर देगा। जबकि अल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है, और यहीं से ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि कौन सा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कौन सा अल्कोहल है। अब देखिए समजात श्रेणी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज कंपाउंड विच हैज़ द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज ऑल्सो कंटेन ए सिमिलर जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला भी कैसे होगा, सिमिलर होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसे होगी, सिमिलर होगी। सिंस देयर इज ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें जो चेंज होगा वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी भौतिक गुणों में उसका कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिसके कारण हम उसको बता सकते हैं कि ये समजात श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये समजात श्रेणी उन की श्रृंखला है जिनमें समान कार्यात्मक समूह होते हैं, इनमें समान सामान्य सूत्र और रासायनिक गुण भी होते हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तित होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये आणविक आकार और द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ठीक है, ऊपर नीचे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये भी आएगा ही आएगा इस बार। और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, आपने डिफरेंस बताना है कि इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है। तो आपके लिए मैंने लाया है बहुत इजी से करके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे अंतर इसमें। तो इथेनॉल पहला है, इथेनोइक एसिड क्या है, पहला क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसी के साथ ये बबल्स और क्या बनाते हैं, झाग वगैरह बनाते हैं, फिज बनाते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बबल्स और झाग बनाते हैं। ये अच्छे स्मेल करता है, ये विनेगर की तरह स्मेल करता है।
ये नो रिएक्शन विद लिटमस, ये लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, जबकि ये लिटमस के साथ, लिटमस के जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर लेता है। इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग टेस्ट है, जैसे जली हुई चीज़ होती है उसकी तरह इसका टेस्ट होता है, और इसका टेस्ट खट्टा होता है, यानी सोरिन टेस्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने ले आए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अगर किसी को चाहिए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाएगा और अच्छे से आप याद कर सकते हैं, आप उनको उतार सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीधी सीधी लिस्ट आपको यहीं मिल जाएगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे हमारी इस वीडियो में केमिस्ट्री हो जाती है ख़त्म। अगली वीडियो तुरंत ही आएगी और मैं कोशिश करूँगा कि जो पहली वीडियो होगी उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, और फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो और 2 और 3 नंबर में न्यूमेरिकल हो चाहे जो मर्जी हो, उन सभी को मैं ले आऊँगा एक ही वीडियो में। 2 वीडियो में कवर करेंगे, एक वीडियो में हम छोटे क्वेश्चन करेंगे और दूसरी वीडियो में हम 5 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे। 2 वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।